हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य विज्ञान की सीरीज सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आपका विश्व का इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर सारा सब कुछ दिया हुआ है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने आपका जो इतिहास है, इतिहास को, जो कि आपका भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। साथ ही आपका इतिहास के जो विभाजन हुए वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। विभाजन के साथ ही जो आपका ताम्रपाषाण काल था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था कि ताम्रपाषाण काल जो है उसे कैसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको भी हम आज देख लेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम किस पर चलेंगे, जल्दी से बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम चलेंगे वैदिक संस्कृति पर, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी वैदिक संस्कृति रहेगी। और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, यानी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है यानी कि हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी थी, तो वो आपकी अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता यानी कि इस सभ्यता में जो साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए हैं, लिखावट भी हमें प्राप्त हुई है, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि उन लिपियों को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसीलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल क्या है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है तो उसकी जो सिंधु सभ्यता का जो प्रौढ़ काल है, यानी कि सिंधु सभ्यता कब की है, वो कब तक माना जाता है, तो इसे हम 2600 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता मानते हैं। कितनी मानते हैं? 2600 से 1700 तक की जो ईसवी पूर्व, कौन सी ईसवी नहीं, ईसवी पूर्व तक की एक हम प्रौढ़ काल की जो सभ्यता मानते हैं, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, इसी के आगे है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड थे वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, तो आप कह दोगे कि हड़प्पा सभ्यता में आपके लाल कलर के जो चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए थे। कैसे? लाल कलर के चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये तो हो गए। और फिर उनकी आकृतियां कैसी थी, यानी कि लाल कलर के तो मृदभांड थे, लेकिन उन पे जो आकृतियां की गई थी, चित्रित आकृतियां, वो आपके काले रंग की थी। किसकी? काले रंग की थी। ठीक, नोट में है आपका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं पश्चिमी की अगर बात करें तो पुरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकागेन डोर है, यानी कि बलूचिस्तान है। ठीक है, जिसे हम और उधर हम बात करते हैं कि उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर देमाबाद स्थित है, जो कि जिला अहमदनगर और महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे है आपका कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। वहीं सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर कौन से हैं, तो वो आपके मोहनजोदड़ो है, साथ ही आपका हड़प्पा है, साथ ही आपका राखीगढ़ी है, इधर धौलावीरा और कालीबंगा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसी के साथ है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का जो उत्खनन है वो कहाँ पर किया गया है, तो वो आपका गुजरात में किया गया है। इसी को घुमा के अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आगे है कि सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी, तो और इन्हें किसकी जानकारी नहीं थी, तो जो लोहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और उन्हें तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के बारे में जानकारी थी, लेकिन लोहे के बारे में कोई जानकारी या कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी के साथ है कि लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से हैं, तो वो आपके लोथल से हैं। इसी के साथ हरियाणा के
हमें वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति यानी कि आकृतियां मिली हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता का विशाल स्नानागार का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो जो सैंधव सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वो आपका राजस्थान में। ठीक है, आगे है कि सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये हमने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और ये कैसी सभ्यता थी? तो ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। वही है कि राखीगढ़ी हरियाणा के पास जिले में घगर नदी के पास स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो वो हरियाणा के घगर नदी के पास है। ठीक है, आगे आएगा आपका कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका जो प्रमाण है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से जो मोहर हैं उन पर योगी की आकृति बनी हुई है, और योगी की आकृति जो कि पशुपति शिव की है। ठीक है, आगे है कि इस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी हैं तथा दाईं ओर क्या है? बाघ और हाथी हैं, और दाईं ओर गैंडा और भैंसा है चित्रित किए गए थे, इसीलिए इन्हें पशुपति के शिव भी कहा जाता है। फिर है कि मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। जो मार्शल महोदय हैं उनका मानना है कि जो आकृतियां जो हमें उस पर प्राप्त हुई हैं पशुपति शिव की, वो रौद्र शिव के रूप में है। ठीक है, नोट में है आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, तो जो अब क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब? तो 1921 में की थी। ठीक है, वहीं आपके रखालदास बनर्जी की बात आती है, तो जो रखालदास बनर्जी थे उन्होंने 1922 में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। किसके? मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ठीक है, आगे आएगा आपका कि मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? तो मुंजोदारो यानी कि आपका मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ था। वस्त्रों के लिए जो कपास का उत्पादन था उसका जो उत्पादन जो है वो भी सबसे पहले हमारे भारत में ही उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर है कि सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो सिंधु घाटी है वहां से हमें कपास के उत्पादन का प्रमाण भी मिला है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो है वहां से हमें सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसी के साथ मोहनजोदड़ो से कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें भी प्राप्त हुई है। कैसा बैल? जिनके कुवड़ होता है। कुवड़ यानी कि जैसे ये आपका बैल का मुंह हो गया और इधर की जो ऐसी ऊंचाई होती है ना और फिर नीचे पीठ हो जाती है, तो ये कुवड़ वाले बैल की मोहरें भी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु है। क्या? उस सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर सबसे ज्यादा क्या मिला है? तो सबसे ज्यादा मिला है एक ऐसा पशु जिसके सर पे सिर्फ और सिर्फ एक सींग है। क्या है? एक सींग है, उसके कुबड़ वाले बैल का अंकन मिला है। ठीक है, आगे है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो जिसका आकार है वो आपका 10.5 गुणा 5 गुणा 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, आकार टोटल उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई मिला के। फिर आता है कि वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों से मिली हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता ये आपकी एक जो नगरीय सभ्यता थी और इसमें जो ईंटों का जो ईंटें थी वो आपकी वर्गाकार थी। वर्गाकार ईंटें थी इसकी, वक्राकार, और साथ ही जो इसके साक्ष्य हैं वो आपके चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। फिर वही है कि लोथल एवं कालीबंगा से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है कि मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके माध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई जो है, जो स्नान कुंड की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर से और चौड़ाई में 7 मीटर चौड़ाई और गहराई जो है वो आपकी 2.5 मीटर की हम गहराई मान सकते हैं, 2.43 मीटर। ठीक है, आगे है कि लोथल एवं
लोथल एवं चनहुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मनके, ठीक है। फिर है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी भाव चित्रात्मक थी, यानी कि उनके भावों को समझ के जो चित्र थे उसमें इस तरीके के भाव थे कि उसे हम समझ सकें, तो भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। आगे है कि सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कैसी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। वहीं घरों की जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। किधर? गली की ओर खुलते थे। आगे है कि लोथल मात्र एक ऐसा नगर है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। इसके बाद है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल आपकी गेहूं और जौ थी। आगे है कि रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। आगे है आपका कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा, क्या? मेलुहा शब्द का जो उल्लेख है इसका आशय है सिंधु सभ्यता से। इसका आशय क्या है? सिंधु सभ्यता से, ठीक है। इसी के बाद आता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो वासी हैं वो मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। वहीं मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। और स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिले हैं, यानी कि स्त्रियों की जो मूर्तियां सबसे ज्यादा प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ है और जो उनकी जो मूर्तियां मिली हैं लेडीजों की, उससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव सभ्यता थी वो आपकी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक, जहां पर लेडीजों की सत्ता होती है, ठीक है। आगे है कि कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे। किसे? रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी, ठीक है। अंतिम संस्कार में क्या होता था कि शवों को जलाना या गाड़ा जाता था। फिर है कि लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये है आपके कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है उनके मानने वाले विद्वान, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, तो किस विद्वान ने क्या अपनी थ्योरी दी है वो इसमें बताया गया है। जैसे कि ऑरेल स्टाइन है वो उनका मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो जलवायु परिवर्तन के कारण उसका पतन हो गया था। वहीं जो आपके M.R. साहनी है उनका मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो सिंधु सभ्यता है उसका पतन हुआ। कैनेडी प्राकृतिक आपदा को मानते हैं, वहीं मैके और मार्शल इसके पतन का कारण बाढ़ को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर इसको आर्यों का आक्रमण मानते हैं, वहीं जॉन मार्शल इसे प्रशासनिक शिथिलता भी मानते हैं कि इसके कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। फिर आता है कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे हुए नगर। तो जैसे कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, रोपड़ आपका सतलज के आगे है, और सतलज जो लोथल है वो आपका भोगवा नदी, सुतकाकोर जो जगह है वो आपकी सादीकोर नदी के पास है, रंगपुर आपकी बहादुर, कुडाल आपकी सरस्वती, बनावली आपकी सरस्वती, भागवनपुर जो है वो भी आपकी सरस्वती है। इधर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घाघर नदी, सुतकागेनडोर जो है वो आपका दस्सक नदी है, आलमगीरपुर आपका हिड्डन नदी पर, कोटदीजी आपका सिंधु नदी पर, चनहुदड़ो भी आपकी सिंधु नदी पर है। इसी के ऊपर हम बढ़ते हैं तो ऊपर आपका आता है कि जो भागवनपुर है वो आपका सरस्वती और आमरी आपकी सिंधु नदी, मांडा आपकी चिनाब नदी पर है, और देमाबाद प्रवरा और राखीगढ़ी आपकी घग्गर नदी पर स्थित है। अब है कि जो प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, यानी कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है वो है तांबा धातु, जो है कच्चा तांबा होता है वो हमें खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द जो है वो हमें अफगानिस्तान बदख्शान से प्राप्त हुआ है। फिरोजा यानी कि टिन हमें ईरान से प्राप्त हुआ है, और चांदी आपकी राजस्थान की जावर व अंजवेर की खानों से हमें प्राप्त होता था, और जो सीसा है वो आपका अफगानिस्तान, और शिलाजीत आपका हिमालय, गोमेद आपका गुजरात। तो ये क्या है? ये वो धातु हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल से हमें पता चलती है कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ हमारी हड़प्पा सभ्यता की जो सीरीज थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी वैदिक संस्कृति।
वैदिक संस्कृति में आपका ऋग्वेद का काल हम देखेंगे। ऋग्वेद के बाद आपका जो होगा ऋग्वेदिक से संबंधित जितने भी टॉपिक रहेगा वो पूरा देख लेंगे। और ऋग्वेद के बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो आपके ऋग्वेदिक कालीन ही है, उसके बाद आएगा उत्तर वैदिक कालीन। ठीक है, तो कल की जो वीडियो हमारी रहेगी वो आपकी हो जाएगी वैदिक कालीन। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।